हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो रहेगा हमारा चैप्टर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो शानदार सेशन है। आप लोग देखेंगे क्या एलिमेंट्स कैसे अरेंजमेंट किया हुआ है, कैसे आरोही क्रमों में साजा गया, किस लेवल पे, मतलब इतना सारा हमारा पृथ्वी में एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स को कैसे कैसे सजाया गया है। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, जिसमें से 5 साइंटिस्ट ने अपना काम किया। 5 साइंटिस्ट ने काम किया कि कौन सा आपका मेटल को, नॉन मेटल को एंड मेटलॉइड को कहाँ रखे पीरियोडिक टेबल में, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यानी जैसे ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, क्लोरीन हुआ, इस पर बहुत सारा मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड है। पीरियोडिक टेबल में कौन सा मेटल कहाँ रहेगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी आज का हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्व के वर्गीकरण, जो क्लास 10 से लिया गया है। आइए हमारी शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की ओर। उसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी तत्व के वर्गीकरण। तत्व के वर्गीकरण सबसे पहले मान लीजिए कि आप इतना सारा हमारा पृथ्वी में बहुत सारे एलिमेंट्स है, हमारा अभी तक जो खोजा गया एलिमेंट्स यानी टोटल एलिमेंट्स 118, यानी 118 एलिमेंट्स से अभी तक खोजा गया है। अभी इससे पहले जो 18-17 को था उसमें बहुत ही एलिमेंट्स कम था, 50-60 के करीब था एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारे पास है, हमारे पास अभी एलिमेंट्स कितना है, 118, ठीक है। इसमें से नेचुरल हुआ आपका 94 और आर्टिफिशियल यानी वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया, यानी मानव द्वारा बनाया गया, उसमें से आपका 24 है। आर्टिफिशियल यानी मानव द्वारा बनाया गया कितना एलिमेंट्स है, 24। और नेचुरल जो प्राकृतिक का देन है, माने प्रकृति में पाया जाता है कितना, 94। हमारे पास टोटल कितना, 118। तो इस एलिमेंट के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है, इतना सारा एलिमेंट हो, वो इतना सारा एलिमेंट है, इसमें मतलब किस प्रकार एलिमेंट्स को सजाया गया है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब 118 जो एलिमेंट्स है अभी है, लेकिन उस समय पहले नहीं था। लेकिन देख लीजिए, मान लीजिए कोई ऑक्सीजन आपको एक नॉन मेटल दे दिया, आपको कार्बन आप दे दिया या सोडियम दे दिया। आप बताओ सोडियम का क्या क्वालिटी होगा, ये कैसे रिएक्शन करेगा, धातु के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, मेटल के साथ कैसे करेगा, आप क्या बता सकते, नहीं बता सकते। तो हमारा सबसे बड़ी बात क्या है, उस जितना सारे एलिमेंट्स को उसने ग्रुप वाइज करेंगे कि हाँ इस मेटल का इस गुणधर्म है, इस मेटल का, ये नॉन मेटल का ये प्रॉपर्टी है। मतलब प्रॉपर्टी वाइज हम लोग सजाएंगे ये कौन सा मेटल कहाँ रहेगा, कौन से ग्रुप में रहेगा, कौन से पीरियड में रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो सबसे पहले मान लीजिएगा आप दुकान जाते हैं, आप दुकान गए, आप दुकानदार से बोलते हैं एक सॉप दे दीजिए। आप पूछेगा ना सॉप कौन सा साबुन लीजिएगा, आप बोलेंगे नहाने वाला साबुन दीजिए, तो नहाने वाला साबुन आपको अलग देगा। फिर आप बोले जी नहीं कपड़ा धोने के लिए साबुन चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग साबुन देगा। यानी आप जब दुकान जाते हैं, दुकान में देखें जी, हर एक एक वस्तु, हर एक एक मेटर, बहुत सारा क्या है, अलग अलग जगह साजेगा। जैसे आप जैसे बोले जी हमको कपड़ा धोने वाला साबुन दीजिए, तो कपड़ा धोने वाला उसका अलग तरह से रखा हुआ है, इस प्रकार का है, इस प्रकार का बॉक्स बनाया गया है, इस प्रकार का, ठीक है। आप यहाँ पे सॉप है, ठीक है, यहाँ पे लाइफ बॉय साबुन है। आप क्या बोले नहाने वाला साबुन दीजिए, तो आपको लाइफ बॉय साबुन दिया। आप बोले कि कपड़ा धोने के लिए दीजिए, तो कपड़ा। आप बोले बिस्कुट दीजिए, तो इस ग्रुप में आपका बिस्कुट है। मतलब अलग अलग जगह पे बिस्कुट रखा हुआ है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को, नहीं समझ रहे। तो ये जो अलग अलग ग्रुप रखा हुआ है, तो एक क्या वर्गीकरण किया है, क्या वर्गीकरण किया है कि हर 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 एक वस्तु अलग अलग टाइप में रहेगा। क्या एक साथ मिला हुआ है,
क्या आपका हर एक सामान एक साथ है? नहीं है ना, अलग अलग ग्रुप वाइज किया है हर एक वस्तु। आप ऑयल ले लीजिए, ऑयल को दूसरा तरफ रखा है। बिस्किट लीजिए, बिस्कुट को अलग तरफ रखा है। चावल लीजिए, चावल को एक तरफ रखा है। क्या चावल दाल एक साथ मिक्स है? क्या शुगर भी मिक्स है? नहीं है। नहीं, इसको सब हर एक अलग अलग ग्रुप बनाया, एक एक बॉक्स बनाया, और एक एक बॉक्स में उसका एक एक सामान है। जब आप खरीदने जाते तो आपको एक बॉक्स से एक एक निकाल के देता है। तो सेम टू सेम हमारे जो एलिमेंट्स है हम लोग उसी प्रकार सजाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो उसको हम लोग कैसे सजाएंगे? मान लीजिए कि यहाँ आपका बहुत सारा आपका बॉल है, ये आप देख रहे हैं बहुत सारा बॉल है, ठीक है, ये बहुत सारा बॉल है। इसमें से कोई ब्लैक है, कोई रेड है, कोई येलो है, कोई ब्लू है, कोई ब्लैक है, इस प्रकार का रेड है, ब्लू है, ठीक है, ये रेड है, कोई व्हाइट है। आपको सजाने बोला। इस प्रकार का बहुत सारा बॉल है, इसमें ब्लू है, कोई रेड है, कोई व्हाइट है। तो आप किस प्रकार सजाएंगे ना? जितना सारा ब्लू वाला बॉल होगा एक तरफ करेंगे, जितना सारा रेड होगा रेड बॉल एक तरफ करेंगे, जितना सारा व्हाइट बॉल होगा एक तरफ रखेंगे। मतलब इस प्रकार हम सजाएंगे कि एलिमेंट्स को जो उसका प्रॉपर्टी होगा, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, तो उसको उस ग्रुप में रखेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो सेम टू सेम ये क्या कर रहा है, रेड को एक तरफ रखेंगे, आप ब्लू को एक तरफ, रेड को एक तरफ, व्हाइट को एक तरफ, मैंने सजाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो इसमें से हमारा बहुत सारा साइंटिस्ट ने काम किया। इसमें से 5 साइंटिस्ट ने काम किया। 5 साइंटिस्ट का नाम क्या है? पहले आया बर्जेलियस ने अपना नियम दिया, उसने बोला धातु और अधातु के रूप में दिया। सबसे पहले कौन साइंटिस्ट आया? बर्जेलियस धातु और अधातु के रूप में आया। फिर उसके बाद कौन आया? आपका आया डॉवेरनायर के त्रिक नियम दिया। उसने कुछ एलिमेंट्स को इस प्रकार सजाया कि उसने एक त्रिक दिया, जो कब आया? 1817 को। फिर उसके बाद आया आपका न्यूलैंड के स्टोक नियम, कब आया? 1866 में। फिर वो भी फेल हो गया। समझ रहे मेरी बात? वो भी गलत साबित हो गया, वो भी पीरियोडिक टेबल नहीं बना पाया, ठीक है। उसके बाद आया हमारा मेंडोलिफ आया, मेंडोलिफ भी अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है। उसने बहुत कोशिश किया, उसका पीरियोडिक टेबल बहुत ही अच्छा था। उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको कौन बनाया? मोसले ने बनाया, मोसले, ठीक है। मोसले ने क्या बनाया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद। समझ रहे? तो मेरी बात क्या है कि पहले हम लोग जानेंगे जो बर्जेलियस ने किस प्रकार का आपका एलिमेंट्स को अपना मतलब डिवाइड किया, किस ग्रुप में रखा, क्या क्या किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आपका आएगा आपका त्रिक नियम, डॉवेरनायर के त्रिक नियम, फिर न्यूलैंड का स्टोक नियम, फिर आएगा आपका मेंडोलिफ, फिर आएगा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? मॉडर्न यानी उसने कौन दिया? मोसले ने दिया। तो आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आपका बर्जेलियस ने किस प्रकार अपना डिफिनेशन दिया धातु और मतलब बर्जेलियस क्या बोला एलिमेंट्स को? उसने बोला कि उसने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक धातु और एक अधातु में किया। धातु और अधातु, ठीक है। धातु और अधातु में क्या, यानी आप जानते हैं धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है? धातु मतलब भौतिक अवस्था में आप बोल सकते हैं धातु क्या होगा? चमकदार होगा, और अधातु चमकदार नहीं होगा। धातु जो है विद्युत के, यानी धातु जो है आपका कोई भी आपका वायर ले लीजिए, उसमें आपका विद्युत का सुचालक होगा। आप मान लीजिए कि ये एक आयरन का रॉड है, इसमें विद्युत का सुचालक है, और इसमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, यानी आपका जितना सारा इसमें अगर यहाँ पे आप गर्म कर रहे हैं तो यहाँ भी आपका गर्म होगा धीरे धीरे। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए ये कोई आपका रॉड है, ये आयरन का रॉड है, आप यहाँ पे हीट दे दिए, गर्म कर रहे हैं, कुछ देर बाद यहाँ भी गर्म होता है। क्योंकि ये जो आयरन का रॉड बना हुआ किससे बना हुआ? आयरन के एटम से बना हुआ। और हर एक आयरन का एटम है हर सामने। जब इसको आप हीट देते हैं तो ये आपका वाइब्रेट स्टार्ट होता है, ये इसको वाइब्रेट करेगा, इसको वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करके करके आगे बढ़ेगा, जिसके चलते हमारा हीट फ्लो होता है।
तो एक वायर में हीट फ्लो होता है, यहाँ गर्म करेंगे तो यहाँ गर्म हो जाए। क्यों? क्योंकि हर आपका आयरन किससे बना? आयरन के एटम से बना हुआ, इसलिए आयरन। तो विद्युत का सुचालक है और अधातु विद्युत का कुचालक है। अधातु क्या है? करंट फ्लो नहीं होगा, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी जो आपका है सुचालक कुचालक होगा, जिसमें आपका फ्लो नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात? धातु क्या है? धातु आपका कठोर है और अधातु आपका कठोर नहीं। मान लीजिए कि ये कोई एक धातु है, इसको आप हमार से पीटेंगे, हमार से हथौड़ी से पीटेंगे तो ये थोड़ा फैल सकता है, बट अधातु फैल नहीं सकता है। क्यों? कार्बन ले लीजिए, कार्बन अधातु होता है, उसको अगर तोड़ेंगे तो आपका चूर चूर हो जाएगा। बट ये जब आयरन आपको लोहा ले लीजिए, इसको हथौड़े से पीटेंगे तो ये थोड़ा फैल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसने क्या बताया? धातु और अधातु के बारे में बताया। क्या बताया? ये चमकदार होता है, ये चमकदार नहीं होता, इसके बारे में सिर्फ बताया। बट इसी में एक बीच आया आपका क्या? मेटलॉइड, अधातु। समझ रहे मेरी बात? लेकिन ये आपका बर्जिलियस भी फेल हो गया। क्यों? आप मेटलॉइड के बारे में नहीं बता पाए। मेटलॉइड माने उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? यानी कोई आपका मेटल है यानी, और कोई एक नॉन मेटल है, यानी कोई आपका धातु है, कोई अधातु है। अगर धातु के अंदर कुछ मेटल का प्रॉपर्टी होगा, यानी मेटल के गुण पाया जाता है, और नॉन मेटल के अंदर कुछ उसका भी नॉन मेटल प्रॉपर्टी पाया जाता है। यानी अगर दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है कोई आपका ऐसे एलिमेंट्स में, यानी मेटल और नॉन मेटल में दोनों में प्रॉपर्टी पाया जाता है, यानी आपका धातु और उपधातु, ये धातु और अधातु पाया जाता है दोनों एलिमेंट्स में। एक एलिमेंट्स में धातु और अधातु पाया जाता है, तो उस एलिमेंट्स को उपधातु कहते हैं, यानी मेटलॉइड कहते हैं। तो बर्जिलियस नहीं बता पाया जो मेटलॉइड को कहाँ रखे, उसने सिर्फ उसी में डाल दिया। तुम धातु में रहे तो धातु में रहे, अधातु में अधातु में रहे। मेटलॉइड को नहीं बता पाया जो मेटलॉइड को कहाँ रखे, उपधातु को कहाँ डाले। ठीक है, इसका एक कमी था, इसका एक सीमा था, उसका एक लिमिटेशन था। उसने सिर्फ क्या बताया? धातु और अधातु, और मेटलॉइड के बारे में नहीं बताया। दूसरा क्या बोला? बोल रहे कि जितना सारा मान लीजिए ऑक्सीजन है, कार्बन है, इतना आपका नाइट्रोजन है, हर एक अलग अलग मतलब रिएक्शन करेगा। जैसे धातु में आपका आ गया और धातु में कुछ आ गया, तो धातु में बहुत सारा ऐसा एलिमेंट्स था जो रिएक्शन करता, इसमें कम रिएक्शन करता, ज़्यादा रिएक्शन करता। उसमें वो नहीं बता पाया जी उसको कौन से ग्रुप में रखे। धातु में रखे, ऐसे धातु में तो रख दिया, लेकिन वो नहीं बोल पा रहे जी ज़्यादा रिएक्शन है, ज़्यादा रिएक्शन करेगा, इसके बारे में वो नहीं बता पाया। तो उसका दो लिमिटेशन क्या क्या हुआ? एक, वो नहीं बता पाया कि ये मेटलॉइड होगा। अब मेटलॉइड को कहाँ रखे, उपधातु को कहाँ रखे, फिर हमारा बर्जिलियस गलत साबित हो गया। ठीक है, वो अपना फेल हो गया, वो अपना नहीं बता पाया, सिर्फ धातु और अधातु में बात की। बट उसी समय क्या था? वो उसी समय था हमारा क्या? कम एलिमेंट्स था, बहुत ही कम, 50-60 के करीब था, 50-60 के करीब एलिमेंट्स था। उस समय उतना एलिमेंट्स का खोज हुआ नहीं था। ठीक है, आज हमारा 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो उसके बाद कौन आया? आपका डवेराइनर आया। उसने एक त्रिक नियम दिया, त्रिक यानी उस प्रकार को सजाया। क्या सजाया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर समझाया। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वो आरोही क्रम में समझाया। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप एक वीडियो बनाया, उसमें आप देख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान के बारे में डिटेल्स में होता है। बट फिर भी हम थोड़ा बता देते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। कोई भी आप कार्बन का एटम ले लीजिए, कार्बन के एटम किससे बनता है? कार्बन के एटम से। मान लीजिए ये कोई एक कार्बन है, ठीक है, C6। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये क्या है? कार्बन के एटम से बना हुआ है। तो एक एटम के अंदर क्या पाया जाता है? एक एटम है। ठीक है, एक एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाई जाती है, और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है। यही तो बता दे। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते, कहाँ पाए जाते हैं? एक एटम के अंदर। एक एटम के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। तो ये और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमता। तो कार्बन का ये आपका हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर। समझ में आ रही है मेरी? तो इसका द्रव्यमान कैसे निकाले? यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना होगा वही उसका परमाणु द्रव्यमान होगा, यानी 12 MeU। ये 12 MeU कहाँ से आया? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.76 10 to the power 27 kg। न्यूट्रॉन का
प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का आएगा 1.76 10⁻27 kg, एंड इलेक्ट्रॉन का 9.31 10⁻31 kg। तो इसका बहुत ही कम है, ये क्या कितना है 2000 गुना ज़्यादा है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आपको कितना है प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, इसमें प्रोटॉन 6 है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये आपका 12 है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपका हुआ 12, इसमें से प्रोटॉन कितना आएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपका 12, ये आपका प्रोटॉन की संख्या है 6, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा 12 - 6 यानी 6। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 6। प्रोटॉन कितना है हमारा 6 है, तो हमारा क्या हुआ, तो प्रोटॉन का मास कितना दिया हुआ यहाँ पे, प्रोटॉन का मास, यहाँ पे प्रोटॉन का मास ले लीजिए, प्रोटॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का 6 + 6 + 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लेते क्या कि ये 2000 गुना छोटा है, 2000 छोटा है इसलिए जीरो मानते हैं, 2000 में 1 जोड़ेंगे तो कुछ आएगा नहीं आएगा, इसलिए इसको नहीं लेते। ये 12 प्रोटोन ऑफ मास, अरे एक मास का क्या है कितना दिया 1.76 इससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने से दूसरा वीडियो है उसमें डिटेल्स में बताया हुआ है, वो ज़्यादा नहीं बता रहा, 1.76 10⁻⁻27 kg दूसरा वीडियो उसमें देख लीजिए, उसमें इससे भी ज़्यादा बढ़िया से आपको समझाए। और 1.76 क्या होता है, 1.76 MU होता है, 1 MU का कितना 12 MU जो रहेगा आपका ये मास। तो उसने क्या सजाया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, कौन सजाया, डबल नायर कौन था, एक साइंटिस्ट था, कब दिया 1817 में दिया, 1817 में क्या दिया, अपना एक थ्योरी दिया, क्या थ्योरी दिया, त्रिक नियम क्या बनाया, त्रिक नियम बनाया कि उनने 3 एलिमेंट को इस प्रकार किया, लिथियम आपका सोडियम, लिथियम हुआ सोडियम और पोटेशियम, इस प्रकार सजाया, ये आपका लिथियम सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, उसने अपना त्रिक बनाया, त्रिक नियम 3 एलिमेंट को इस प्रकार सजाया कि आरोही क्रम में सजाया, उसका परमाणु द्रव्यमान, जैसे किसी एलिमेंट्स का 6 परमाणु है, परमाणु द्रव्यमान किसी का 8 है, किसी का 10 है, किसी का 4 है, तो उसने आरोही क्रम में सजाया। आरोही क्रम में क्या करें, छोटा से बड़े की ओर जाना, जैसे 4 फिर 5 6, यानी 3 2 नहीं होगा, उससे बढ़ते क्रम में जाएगा, उसको आरोही क्रम बोलते हैं। तो आरोही क्रम डबल त्रिक क्या बोला, परमाणु के द्रव्यमान जो होगा उसके आरोही क्रम में सजाया, समझ रहे मेरी बात। तो आरोही क्रम में क्या होगा 6 8 10, तो इसी प्रकार का उसने आरोही क्रम में सजाया। आरोही क्रम में क्या है, जैसे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता 6 ये 7 होता, सोडियम आपका कितना 23 और पोटेशियम 39, मतलब वो क्या बोला इस प्रकार सजाया। ठीक है, फिर एक दूसरा एलिमेंट को भी उसने सजाया, तो उसने अपना त्रिक नियम किसे कहते हैं, त्रिक नियम 3 एलिमेंट्स को इस प्रकार ग्रुप बनाया 3 करके। ठीक है, उसने बोला कि ये जो आपका मास, ये द्रव्यमान संख्या है, सोडियम का द्रव्यमान संख्या, ये पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या, यानी लिथियम का द्रव्यमान संख्या 7 है, सोडियम का आपका 23 है और पोटेशियम का 39 है। इसने इस प्रकार डेफिनेशन किया, क्या दे बोला, जो पहला एलिमेंट्स होगा वो थर्ड जो एलिमेंट्स होगा, दोनों का अगर पहला एलिमेंट्स का द्रव्यमान और थर्ड तीसरा एलिमेंट का द्रव्यमान का औसत हम निकालते हैं, तो हमारा बीच वाला जो संख्या होगा, बीच वाला जो आपका एलिमेंट्स होगा उसका द्रव्यमान निकलेगा। तो औसत कैसे निकालें, कोई भी वस्तु आपको दिया जाए 3 4 3 आपका 3 और आपका 5 दिया, इसका औसत निकाले, 3 और 5 को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ही तो औसत निकलेगा। तो सेम टू सेम क्या बोला, ये जो आपका लिथियम है और पोटेशियम है इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा जोड़ के अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा औसत निकलेगा। तो सोडियम का कितना दिया हुआ है, सोडियम का दिया हुआ है आपका लिथियम का कितना दिया 7 + 39/2, तो कितना आएगा आपका 46/2 यानी 23, समझ रहे मेरी बात। 23 क्या है, ये सोडियम का मास नंबर है, मास द्रव्यमान संख्या। तो उसने 3 ट्राइड बनाया, 3 ट्राइड मतलब एक ट्राइड हुआ, फिर आयोडीन ब्रोमीन का लिया, उसने भी एक ट्राइड बनाया। ठीक है,
वो ट्राइड बनाया, लेकिन उसने क्या बोला कि जो बोला कि पहला संख्या होगा, पहला जो उसका द्रव्यमान संख्या होगा, तीसरा द्रव्यमान संख्या होगा, इसको हम जोड़ते हैं और उसका औसत निकालते हैं तो हमारा जो बीच वाला एलिमेंट्स है उसका द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो इस प्रकार उसने बनाया, लेकिन उसने 3 ही ट्राइड बना पाया। उसका लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन उसने 3 ट्राइड बनाया, ठीक है, 3 ही ट्राइड बनाया और उसका आगे आगे नहीं बोल पाया और उससे बाद क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो वो भी अपना फेल हो गया। कौन फेल हो गया? आपका डगर आयनर। अभी कौन आएगा? आएगा अभी न्यूलैंड। न्यूलैंड क्या बोल रहा? न्यूलैंड ने ऑस्टॉक नियम दिया। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था जो 1886 में आया और उसने ऑस्टॉक का नियम दिया, ठीक है। उसने इस प्रकार एलिमेंट को सजाया। क्या सजाया? कि उसका जो 7वां एलिमेंट होगा यानी 8वां एलिमेंट्स होगा वो पहला जैसे एलिमेंट होगा, फिर जो उसके नीचे आएगा एलिमेंट उस प्रकार सजाया। आइए हम देखते हैं उस किस प्रकार सजाया था एलिमेंट्स को। उसने पहले उसने क्या रखा पहले? वो भी वैसे ही किया जिस प्रकार आपका डबर आयनर त्रिक ने क्या बताया कि आरोही क्रम में सजाया परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया परमाणु द्रव्यमान। तो सेम आपका न्यूलैंड भी अपना परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया और आरोही क्रम में सजाया। और सबसे पहले वो हल्का एलिमेंट्स को चुना, जैसे हाइड्रोजन, उसको पहले चुना। उसने इस प्रकार सजाया कि अलग अलग ग्रुप में रखा और उसने क्या बोला, जो पहला एलिमेंट्स होगा वो पहला जो एलिमेंट्स होगा वो रिपीट करेगा, तब ना पीरियड होगा। पीरियोडिक टेबल क्यों बना? पीरियोडिक टेबल का नाम क्यों हुआ? कोई भी एलिमेंट्स अगर रिपीट हो रहा है यानी अगर उसका जो प्रॉपर्टी होगा सेम प्रॉपर्टी अगर मिल रहा है किसी में तो आपका पीरियड कहलाएगा, यानी पीरियोडिक टेबल। समझ रहे मेरी बात? तो उसने क्या बोला, जो पहला एलिमेंट्स होगा वो 8वां एलिमेंट्स के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो किस प्रकार किया। क्या पहले कौन सा एलिमेंट्स को लिया? उसने पहले हाइड्रोजन को लिया, फिर लिया आपका लिथियम, ठीक है। उसके बाद लिया आपका बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर लिया आपका फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर लिया सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर लिया क्लोरीन, ठीक है। तो इस प्रकार उसने अपना एक क्या बनाया? अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड का अष्टक नियम किसे कहते हैं? न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया। उसने क्या बोला, हाइड्रोजन के लिया पहले एलिमेंट, पहला मन हल्का एलिमेंट्स को लिया और आरोही क्रम में उसको सजाया। परमाणु द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कम है, इससे ज़्यादा है तो इसको आगे आगे सुन। उसने हाइड्रोजन को लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को। फिर इसमें नीचे रखा फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन। इस प्रकार का उसने एक ग्रुप बनाया। क्या इसका क्वालिटी क्या बोल रहा? ये बोल पहला जो एलिमेंट होगा, ये जो 7वां एलिमेंट है, जो 8वां एलिमेंट होगा, 8 नंबर में जो आएगा वो रिपीट करेगा। मतलब हाइड्रोजन का जो क्वालिटी होगा वो फ्लोरीन का भी क्वालिटी होगा और क्लोरीन का भी होगा। कहने का ये बोल रहा कि अगर हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी सेम होगा तो बोले पहला जो एलिमेंट होगा वो जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहला एलिमेंट का जैसा होगा। मतलब इसका जो क्वालिटी होगा, इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो फ्लोरीन का होगा। उसके नीचे जो भी आएगा एलिमेंट्स उसका भी क्वालिटी सेम होगा। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ में आ रहा? उसने क्या बोला, बोले उसका बाद वाला जो सेकंड वाला आपका ये होगा, जो एलिमेंट्स होगा उसमें जो आपका 8वां था ये 9वां, ये वाला एलिमेंट सेम होगा। इसका जो प्रॉपर्टी होगा इसका भी प्रॉपर्टी सेम होगा, इसका भी प्रॉपर्टी जैसे होगा इसका भी प्रॉपर्टी सेम होगा, इसका भी प्रॉपर्टी होगा जैसे होगा। सोडियम का जैसे प्रॉपर्टी होगा फास्फोरस का होगा, ऑक्सीजन का जैसे होगा सल्फर का होगा। इसी को कहते हैं अष्टक नियम। 8 एलिमेंट को इस प्रकार सजाया, मतलब 8वां जो एलिमेंट होगा उस प्रॉपर्टी होगा, उस गुणधर्मों का जैसे होगा। समझ रहे मेरी बात? तो इसने इस प्रकार का अष्टक नियम दिया। इसी को और एक क्या बोलते हैं,
हमारा जो गाना है, इसी को हम लोग क्या जानते हैं, गाना। गाना सुने, गाना का सुर सा रे गा मा पा धी ना, सारे गा मा पा धा नी, मिल रहा है। इसने क्या बोला, सारे गा मा पा धा नी, फिर सा आ रहा, मतलब फिर रिपीट हो रहा है। तो इसी को सारे गा मा पा धा नी सा के तुलना किया जाता है। किससे तुलना किया जाता है, ये न्यूलैंड के अष्टक नियम। ये आपके यहाँ पे पोटेशियम आएगा। क्या न्यूलैंड के अष्टक नियम डबरनाइनर के तिर्यक नियम से मेल खाता है? उसने जो दिया लिथियम सोडियम पोटेशियम, यहाँ भी देख रहा है लिथियम सोडियम पोटेशियम, समझ रहा है, तो अभी मेल खाता। हाँ इसमें मेल खाता, क्योंकि उसने भी तो लिथियम सोडियम पोटेशियम को लिया था, ग्रुप बनाया था, ये भी तो लिथियम सोडियम पोटेशियम बनाया। समझ रहे मेरी बात। तो इसी के समय कितना एलिमेंट था, 56 एलिमेंट था। जब ये अपना ट्राइड दिया, जब इसने ये न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया, तब उसी समय आपका 56 एलिमेंट था, 56 एलिमेंट। समझ रहे मेरी बात। उतना ज़्यादा उस समय एलिमेंट्स नहीं था, और उसी समय उतना खोजा भी नहीं गया था ये एलिमेंट्स और भी होगा। समझ रहे मेरी बात। तो इसने, इसका भी कोई लिमिटेशन होगा, इसका भी कोई सीमा होगा। इसने क्या बोला पता है, इसने जब आपका एलिमेंट को सजाया, तो जब इसने इस प्रकार सजाया कि हाइड्रोजन को हल्का धातु को पहले लिया, और 56 नंबर में 56 नंबर में थोरियम को लिया। ठीक, हाइड्रोजन को पहला एलिमेंट्स माना और थोरियम धातु को 56 में रखा। समझ रहे मन। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में आखिरी तत्व कौन सा था, थोरियम, और कितना नंबर का था, 56। और उसी के समय कितना एलिमेंट्स खोजा गया था, 56 खोजा गया था। समझ रहे मेरी बात। लेकिन इसका भी कोई कमी होगा। इसने क्या बोला, इसके लिमिटेशन क्या था पता है, ये लिमिटेशन बताए कि दुनिया में 56 से एलिमेंट्स होगा, इससे और नहीं आएगा। ये जो आप 56 एलिमेंट देखें, ये 56 से रहेगा, अब भविष्य में कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात। दूसरा इसका क्या था लिमिटेशन, ये कैल्शियम तो की लागू हुआ, कैल्शियम तो की लागू हुआ, उसके बाद लागू नहीं हुआ। उसके बाद इसने और भी एलिमेंट्स को रखा, जैसे निकेल और कोबाल्ट को, निकेल और कोबाल्ट को एक ही साथ रख दिया। एक ही साथ थोड़ी रख सकता, अलग अलग ग्रुप का है ना, तो अलग अलग ग्रुप में रखेगा। इसमें भी उसका लिमिटेशन हुआ। ये सिर्फ हल्का धातु के लिए ही मतलब फॉलो किया। समझ रहे मेरी बात। हल्का धातु के लिए अपना उतना तक फॉलो किया, उसके बाद आपका फ्लो नहीं किया। तो लिमिटेशन क्या है इसका, लिमिटेशन क्या, कैल्शियम तो ही लागू हुआ। सेकंड क्या है, ये बोला 56 से एलिमेंट होगा, भविष्य में कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा। फोर्थ हुआ कि कोबाल्ट और निकेल को एक ही ग्रुप में रख दिया, इसके बाद जो आएगा बहुत सारे एलिमेंट्स, उसने कोबाल्ट और निकेल को एक साथ रख दिया। दूसरा क्या बात है कि उसने हल्का धातु को ही, हल्का धातु हल्का धातु से ही मतलब फ्लो किया। हल्का धातु जितना सारा हल्का हल्का था, उसके बाद जो भी था वो उससे नहीं फ्लो किया। और इसने इनर्ट गैस के बारे नहीं बताया, और क्रियो गैस के बारे नहीं बताया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन के बारे नहीं बताया। कौन नहीं बताया, आपका न्यूलैंड। तो हम लोग इतना जान चुके, हम लोग मतलब क्या पढ़े, धातु और अधातु को बोर्जिलियस ने दिया। सेकंड क्या लिया, डबरनाइन के त्रिक दिया 1877 को, और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया 1866 में।
लेकिन हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़े हैं अभी, लेकिन हम लोग रियल में अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े। इसके बाद एक साइंटिस्ट आएगा मेंडलीव, जो 56 एलिमेंट 63 एलिमेंट्स के बारे, ये तो 56 है, इसके बाद आएंगे 56 आपका 63 एलिमेंट्स मेंडल। फिर आएगा मॉडर्न पीरियोडिक मोस्ले का, वही हमारा आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। समझ रहे मेरी बात? तो किस प्रकार अपना एलिमेंट को सजाया गया, आपको कितना समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है कि नहीं? एलिमेंट्स को कैसे सजाया गया, इतना सारा साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया। अगर आप उसी समय रहते तो आप क्या करते, आप क्या सजाते हैं इस एलिमेंट्स को? समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तैयारी करिए, अच्छा से पढ़िए, किताब को 2 या 3 बार जरूर पढ़िए। समझ रहे हैं मेरी बात? आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ लिया तो हो गया, आप कुछ नहीं। 10 बार अगर किताब भी पढ़ लिया ना तो आपको नहीं आएगा याद कुछ, क्या बोल रहा है केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात? तो आपको पढ़ना है तो अच्छा तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है? आप 1 2 बार 3 बार वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद किताब पढ़िए। हम आपसे बोल रहे हैं हर एक सवाल का जवाब दे सकते हैं, वो भी सेकंडों में। आप सोच रहे हैं हम इस प्रकार पढ़े, इस प्रकार अगर पढ़ते हैं आपका नॉलेज आया तो आप अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बट नहीं इतना रटते रहोगे जिंदगी भर, फिर कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है? तो हम लोग आज क्या पढ़ा ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में थोड़ा जानकारी हुआ। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा और जान लेते कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स के यौगिक, मतलब एलिमेंट्स इनमें से मिलके यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है? तो यौगिक के बारे में हम दूसरा आपके वीडियो में, लेकिन आप लोग तो बहुत सारा हमारा वीडियो बना हुआ आपका 9 क्लास का, आप देख लीजिए। उसमें अगर 2 या 3 बार आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ लिया तो सोच लीजिएगा आप अच्छा, मतलब जो हम आपका जो कमी है वो कमी नहीं रहेगा, आपका जो कमजोरी है वो कमी नहीं रहेगा। आप सोचोगे कि हाँ मैं कुछ सीखे हैं। अरे ऐसे नहीं तो जिंदगी भर रटते रहोगे, कुछ नहीं सीखोगे। स्कूल जाओगे और स्कूल में पढ़ोगे, बस लिख गया। तो आज के लिए बस यहीं तक, ठीक है? फिर कल मिलते हैं हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मोस्ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। उसमें हम लोग जानेंगे, ये तो हम सिर्फ आपको बताया हूँ क्या है क्या नहीं। हाइड्रोजन को कहाँ सजाया, लिथियम को कहाँ सजाया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आपका कितने आया, इस ग्रुप को क्या नाम दिया, कौन सा ग्रुप आया, आपका पीरियड कितना बनाया। समझ रहे? बहुत सारा आपका मेटल नॉन मेटल, मेटलॉइड को कैसे बनाया, मेटल को कहाँ रखा, मेटल को किस साइड रखा, नॉन मेटल को कौन सा ग्रुप का है, कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब समझ रहे? ये कौन सा ग्रुप का है। जैसे आपका ये आएगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, क्या इसका ग्रुप एक ही है? क्या इसके एटॉमिक रेडियस सेम है? क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है? ये धातु के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है, और क्यों रिएक्शन कर रहा है, और इसको सजाया गया क्यों, और इस ग्रुप में सजाया गया क्यों? समझ रहे मेरी बात? इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जब तक हम लोग आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक नहीं आते हैं तब तक हम लोग कुछ नहीं सीख सकते हैं। समझ रहे? ये तो हमारा खाली से डिस्कस था कि कौन कौन आपका साइंटिस्ट आया, कौन कौन अपना योगदान दिया। हम आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए छोटा छोटा खाली कहानी में बता रहे हैं, ठीक है? इसके बाद जो आएगा पूरा आपका डिटेल्स में बता देगा। ऑक्सीजन हुआ, आप बोल रहे थे ऑक्सीजन क्या 816, क्या है 816? ये आपका क्या है, परमाणु क्रमांक, ये परमाणु द्रव्यमान। तो जितना सारा साइंटिस्ट आया सब परमाणु द्रव्यमान पे जा रहा है। समझ रहे मेरी बात? सब परमाणु द्रव्यमान पे सजा रहा है। ऐसा कोई साइंटिस्ट आएगा जिसने परमाणु क्रमांक जिस दिन सजाएगा उस दिन आपका टेबल सक्सेसफुल होगा। तो ऐसा कोई अभी तक साइंटिस्ट नहीं आया। समझ रहे? इसके बाद आएगा वो मोजले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो बनाएगा परमाणु क्रमांक। ये जितना सारा आपके इसके बाद जो भी आएगा साइंटिस्ट, कौन आएगा? आपका मेंडलीव, वो भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाएगा। तो अभी तक जितना सारा क्वेश्चन हुआ आपका, आपके न्यूलैंड के ऑस्टोक नियम एंड आपका डोबरनेगर के त्रिक, आपका इसके बाद जो आएगा मेंडलीव, वो भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। क्वेश्चन आता है किस आधार पर सजाया, परमाणु द्रव्यमान।
परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु क्रमांक कौन सा जाएगा आपका मेंडोलिव, मेंडोलिव नहीं, मोसले, मोसले का आएगा, उस समय आपको वो सजाएगा कि हाँ। उसके बाद हम लोग जानेंगे ये मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या, मेटेलॉइड क्या होता है, समझ रहे। सोडियम क्या होता है, इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना घूमता है और क्यों चक्कर लगा रहा है, नाभिक में क्यों कूद नहीं रहा है, ये सब आपको 9th क्लास में पढ़ना पड़ेगा। 9th क्लास का वीडियो बनाया, आप उसको पढ़िए अच्छा से, ठीक है। आज के लिए बस यहीं तक। सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण। मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, जबरदस्त पढ़ाई करे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम।